प्रिय बच्चों, मैं दीपक सैनी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, सोशल स्टडी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की क्लासेस शुरू हो गई हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर मौर्य काल पढ़ लिया था। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की सेकेंड यूनिट यानी चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका संबंध गुप्त काल से है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग गुप्त काल का उदय, प्रमुख शासक, विशेषताएं तथा पतन के कारण और लास्ट में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं गुप्त काल। छात्रों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुप्त काल का उदय। जब बात आती है गुप्त काल के उदय की या गुप्त काल का प्रारंभ कैसे हुआ, कब हुआ, तो कहा जाता है मौर्य काल की समाप्ति के बाद गुप्त काल अस्तित्व में आया। यहाँ लिखा है गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला श्रीगुप्त था। यानी गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी? श्रीगुप्त ने। 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? 275 ईस्वी में। मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग माना जाता है। यानी जिस प्रकार से मौर्य काल को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग कहा गया, उसी प्रकार से गुप्त काल को भी भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा गया। आगे देखते हैं। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? वायु पुराण से। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ये भी माना जाता है कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी गुप्त काल में ही हुई थी और मंदिरों का निर्माण कार्य भी गुप्त काल में ही शुरू हुआ। यानी गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी छात्रों? तो संस्कृत थी। दशमलव प्रणाली की प्रारंभ कहाँ से हुआ? गुप्त काल से माना जाता है। और मंदिरों का निर्माण भी कहाँ से माना जाता है? गुप्त काल से। आगे देखते हैं। यह भी माना जाता है कि बाल विवाह की प्रथा संभवतः गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में प्रचलित स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दीनार कहते थे। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के सोने के बनाए जाते थे। पंचतंत्र की रचना गुप्त काल में ही हुई। तो ये गुप्त काल का सामान्य परिचय था। आगे हम लोग देखेंगे गुप्त काल के प्रमुख शासक कौन कौन से थे। तो छात्रों, गुप्त काल के प्रमुख शासक यहाँ घटोत्कच दिया है, इसके पहले होगा श्री गुप्त। यानी पहले श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हें विक्रमादित्य भी कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त, पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य भी कहते हैं इन्हें, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय तथा विष्णुगुप्त तृतीय। ये गुप्त वंश के
प्रमुख शासक थे। आगे गुप्त वंश के प्रमुख शासकों का कुछ सामान्य परिचय है। गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में कुछ जानकारी, जैसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे श्रीगुप्त। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी, जो कि प्रायः सामंतों की उपाधि थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि शायद यह किसी शासक, संभवतः कुषाणों के अधीन था। अगला शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। इसे गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो छात्रों, प्रश्न जब बनेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका आंसर होगा श्रीगुप्त। क्या होगा? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। जब आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। जो गुप्त साम्राज्य पहले सिर्फ मगध के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था, इसने उसका विस्तार कहाँ तक कर दिया? इलाहाबाद तक। यह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रथम गुप्त शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, कौन? चंद्रगुप्त। और स्वयं के स्वतंत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। नया संवत, गुप्त संवत 319 से 20 ईस्वी चलाया, जो कि इसके शासक बनने की तिथि को निर्दिष्ट करता है। आगे देखते हैं। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसी राजकुमारी से आगे चलकर समुद्रगुप्त उत्पन्न हुआ, अर्थात चंद्रगुप्त और कुमार देवी का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त। इसने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, परंतु फिर भी उसे उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा था। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त। अगला महत्वपूर्ण शासक कौन था? समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का अत्यंत ही प्रतापी शासक था, इसलिए उसे विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। कई बार विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसने दी? तो विंसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणापथ के 12 शासकों को पराजित किया। इसे 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसके शरीर पर युद्धों में लगे 100 घाव थे और यह कभी किसी से पराजित नहीं हुआ। अगला प्रमुख शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 412 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य उपाधि थी इसकी। विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। पराक्रम का सूर्य। यह भी अत्यंत प्रतापी शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त को उसके काल की
लड़ाइयों व युद्धों से ज़्यादा कला व साहित्य के प्रति उसे अगाध अनुराग व प्रेम के लिए जाना जाता है। भारतीय अनुश्रुतियों में उसे सकारी अर्थात शकों का विजेता कहा जाता है। यानी भारतीय इतिहास में सकारी की उपाधि किसे दी गई? तो विक्रमादित्य को दी गई, अर्थात शकों का विजेता। नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह कर नागवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। कुतुब मीनार के निकट स्थित मेहरौली के लौह स्तंभ पर खुदे अभिलेख में चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रूप में हुई। अगला प्रमुख शासक है कुमारगुप्त, 415 से 454 ईस्वी। इसने कोई नई विजय नहीं की, परंतु सीमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखा। इसके शासन की जानकारी वत्स भट्टी के मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। यह गुप्त शासकों में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख इसी के शासनकाल से संबंधित हैं। इसने भी अश्वमेध यज्ञ किए, जिसकी जानकारी इसके सिक्कों से प्राप्त होती है। इसके समय पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है, जिन्हें इसके पुत्र स्कंदगुप्त द्वारा पराजित कर दिया गया। इसी के काल में नालंदा विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शक्रादित्य द्वारा की गई। तो प्रश्न बनता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? शक्रादित्य द्वारा की गई। देवपाल ने बौद्ध भिक्ष वीर देव को नालंदा का कुलपति नियुक्त किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? बौद्ध भिक्ष वीर देव। नालंदा में चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन सभी के लिए अनिवार्य था। ह्वेन-सांग यहाँ 18 माह रहा और योग शास्त्र का अध्ययन किया। इस समय विधि के कुलपति शीलभद्र थे। कुलपति कौन थे विश्वविद्यालय के? शीलभद्र। अगला प्रमुख शासक स्कंदगुप्त, 455 से 467 ईस्वी। इसने राजधानी को अयोध्या स्थानांतरित किया। भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि हूणों म्लेच्छों का प्रथम आक्रमण इसी के काल में हुआ था और ये हूणों के शासक खुसनेबाज को पराजित कर देता है। इसके बाद पुष्यमित्रों व हूणों के आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। इसी के समय भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया था। इसने चीनी सांग सम्राट के दरबार में दूत भेजा। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश से संबंधित प्रमुख तथ्य। छात्रों, ये तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। इनसे बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे। जैसे पहला तथ्य, गुप्त काल में ही शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। दूसरा बिंदु है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले गुप्त शासक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ, परंतु स्त्रियों की दशा में पहले की अपेक्षा गिरावट आई। उनका उपनयन संस्कार बंद हो गया और उनके साथ साथ बाल विवाह, सती प्रथा,
देवदासी प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया। अगला बिंदु है गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के बयाना भरतपुर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न बनेगा गुप्तकालीन या गुप्तकाल के सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो राजस्थान के भरतपुर से। गुप्त वंश का राज चिन्ह गरुड़ था और गरुड़ प्रकार के सिक्कों पर ही राजाज्ञा अंकित होती थी। रामायण और महाभारत के अंतिम रूप का संपादन इसी काल में माना जाता है। अगला, देवगढ़ का दशावतार मंदिर इसी काल में बना है, जो कि पंचायतन शैली से निर्मित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल में बनाया गया, गुप्त काल में, और किस शैली से निर्मित है छात्रों, तो पंचायतन शैली से। अगला, इस काल में बना उदयगिरि का मंदिर, जिसमें बनी विष्णु के 12 अवतारों की विशाल मूर्ति प्रसिद्ध है। अजंता की कुल 29 गुफाओं में से गुफा संख्या 16, 17 और व 19 इसी काल से संबंधित है। इस काल में सर्वाधिक उन्नति ज्योतिष व गणित के क्षेत्र में हुई। आर्यभट्ट इसी काल में हुए, जो कि एक महान गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक भी थे। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ और नागार्जुन ने अष्टांग संग्रह नामक आयुर्वेदिक ग्रंथ इसी काल में लिखा। पुराणों के आधुनिक रूप की रचना गुप्त काल में ही हुई। शल्य चिकित्सा के पितामह सुश्रुत संहिता इसी काल में लिखी। यानी सुश्रुत कौन थे, एक शल्य चिकित्सक थे। छात्रों, यहाँ गुप्तकालीन प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं। तो यहाँ पहली विशेषता, गुप्तकालीन मंदिरों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था, जिनमें ईंटें तथा पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिर में शिखर नहीं मिलते हैं। इस काल में मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर किया जाता था, जिस पर चढ़ने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां बनी होती थीं तथा मंदिरों की छत सपाट होती थी। अगली विशेषता है, गुप्तकालीन मंदिरों का गर्भगृह काफ़ी साधारण होता था। गर्भगृह में देवताओं को स्थापित किया जाता था। प्रारंभिक गुप्त मंदिरों में अलंकरण नहीं मिलता है, लेकिन बाद में स्तंभों, मंदिर के दीवार के बाहरी भागों, चौखट आदि पर मूर्तियों द्वारा अलंकरण किया गया है। भीतरगांव कानपुर स्थित विष्णु मंदिर नक्काशीदार है। यानी भीतरगांव जो कानपुर में मंदिर मिला है, विष्णु मंदिर, ये किस काल से संबंधित है, गुप्त काल से। आगे यहाँ छात्रों देखेंगे लास्ट में गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण। जैसा कि प्रकृति का नियम है कि जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन भी अवश्य होता है, यह गुप्त साम्राज्य पर भी लागू हुआ। गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, अयोग्य उत्तराधिकारी। पहला कारण क्या बना गुप्त काल के पतन का, अयोग्य उत्तराधिकारी। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद जितने भी सम्राट हुए, उनमें इतनी क्षमता और योग्यता नहीं थी कि वे अपने पूर्वजों के विशाल साम्राज्य की सुरक्षा कर सकें। उदाहरणार्थ
पूर्वगुप्त और बुद्धगुप्त में योग्यता और क्षमता का नितांत अभाव था। अतः वे केंद्रीय शासन सत्ता को सुदृढ़ न कर सके। दूसरा प्रमुख कारण था उत्तराधिकार का युद्ध। गुप्त काल में सम्राट पद के लिए कई बार गुप्त शासकों में संघर्ष हुआ। निश्चित ही उत्तराधिकार के युद्ध में ने गुप्त शासकों को आंतरिक रूप से कमजोर कर दिया होगा। अगला प्रमुख कारण है आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह गुप्त वंश के अंतिम शासकों की योग्यता के कारण साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह प्रारंभ हो गया, क्योंकि प्रांतपतियों को पर्याप्त उत्तराधिकार प्राप्त थे। अतः ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर प्रांतपतियों ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। अगला प्रमुख कारण है साम्राज्य की विशालता। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने सतत प्रयासों से गुप्त साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार कर दिया था। साम्राज्य की विशालता के कारण एक समय ऐसा आया जब गुप्त शासकों के लिए एक तो अयोग्यता, दूसरे अन्य समुचित साधनों के अभाव में दूरस्थ प्रांतों पर शासन करना दुष्कर हो गया। अंतिम कारण था छात्रों हूणों के आक्रमण। उत्तरकालीन गुप्त सम्राटों की सीमांत प्रदेश सीमा नीति असंतोषजनक थी, जिसका लाभ उठाकर हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया और गुप्त साम्राज्य को अत्यधिक क्षति पहुंचाई। यद्यपि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त कर दिया था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात हूणों को अपने आक्रमण में सफलता मिली और गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इस तरह से 5 कारण हम लोगों ने पढ़े गुप्त वंश के समाप्त होने के, पतन के। पहला अयोग्य उत्तराधिकारी, दूसरा उत्तराधिकार का युद्ध, तीसरा आंतरिक विद्रोह, चौथा साम्राज्य की विशालता और पांचवा हूणों के आक्रमण। अब छात्रों प्रश्नों की सीरीज यहीं शुरू होती है। इस चैप्टर से जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न बनते हैं उनकी सीरीज आपके सामने है। छात्रों ये प्रश्न आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी हैं, साथ साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यान से इन्हें पढ़िएगा और अपनी कॉपी में नोट भी करिए। पहला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। दूसरा क्वेश्चन गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? तो गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? चित्रकला थी। गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो आंसर होगा भूमिकर। गुप्त काल में भारत आया। गुप्त काल में भारत आया कौन? ऑप्शन है ह्वेनसांग, फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। तो आंसर होगा फायान। फायान गुप्त काल में भारत आया। गुप्त वंश का महान वैद्य कौन था? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा गुप्त वंश का महान वैद्य कौन था? धन्वंतरी। शून्य के आविष्कारक थे, आप सभी लोग जानते हैं। शून्य के आविष्कारक कौन थे? आर्यभट्ट, भास्कर, सीवी रमन, वराहमिहिर। तो कौन सा सबसे सही होगा? आर्यभट्ट। छात्रों यहाँ कुछ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर और आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम को लेकर। तो ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है
नंबरों की सीरीज पे मत जाइएगा, सीरीज आगे पीछे हो गई है। पहला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? तो आंसर होगा 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? तो 9 शासकों को। दक्षिणावर्त के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया? 12 शासकों को। भारतीय इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त को किस नाम से संबोधित किया? तो भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन था। हरिसेन ने किसकी रचना की? इलाहाबाद प्रशस्ति लिखी। अगला है, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करने वाला राजा का क्या नाम था? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि कब धारण की? तो 360 ईस्वी में। महाराजाधिराज और विक्रमांक की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, कविराज के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो कविराज के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? तो विष्णु का उपासक था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किस धर्म का उपासक था? तो हिंदू धर्म का उपासक था। समुद्रगुप्त के मृत्यु के पश्चात मगध के सिंहासन पर कौन बैठा? तो आंसर होगा रामगुप्त बैठा। रामगुप्त किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का पुत्र था। गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन हुआ? रामगुप्त हुआ। तो गुप्त वंश का सबसे कमजोर शासक कौन हुआ? रामगुप्त हुआ। रामगुप्त की हत्या किसने की? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने की। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? रामगुप्त का छोटा भाई था। रामगुप्त के मृत्यु के बाद मगध के गद्दी पर कौन बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मगध की गद्दी पर अपना अधिकार कब जमाया? तो 380, यानी मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त द्वितीय 380 में बैठा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य के नाम से किस शासक को ख्याति मिली? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का महान कवि कौन था? तो महाकवि कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई? तो पाटलिपुत्र बनाई। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई? तो रिपीट हो गया है, पाटलिपुत्र आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? उज्जैनी बनाई। पहली पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना के नाम से जानते हैं, बिहार की राजधानी है, और दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? उज्जैनी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की महारानी का नाम क्या था? ध्रुवस्वामिनी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम बना। कुमारगुप्त प्रथम का अन्य दूसरा नाम क्या था? महेंद्रादित्य था। कुमारगुप्त को और किस नाम से भी जानते थे? तो महेंद्रादित्य के नाम से भी जानते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का शासन किस लिए प्रसिद्ध था? शांति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्कंदगुप्त बना। स्कंदगुप्त का शासन काल कब से कब तक रहा? 455 से 467 तक रहा। स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे बनाया? पर्णदत्त को बनाया। सौराष्ट्र गुजरात राज्य में पड़ता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? भानुगुप्त था। कौन था? भानुगुप्त। अगला क्वेश्चन है,
गुप्त काल में ग्राम प्रशासन सबसे इकाई थी, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? छोटी। यहाँ भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा? छोटी। यानी गुप्त काल में ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, ऐसे कहिए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में ग्राम सभा के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहते थे। ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को क्या कहा जाता था? महत्तर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम समूहों की छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो पेठ कहलाती थी। गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई क्या कहलाती थी? पेठ कहलाती थी। छात्रों, ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास लेकर हम आपके बीच जल्द उपस्थित होंगे। छात्रों